आइए बच्चों, ज्योमेट्री में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक्स पढ़े थे। 4.1 एक्सरसाइज आपने होमवर्क में कर ली होगी और अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें अगला टॉपिक है वक्र कर्व्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है एक्सरसाइज 4.2 के लिए वो है कर्व। 4.1 में जो आपको ना आ रहा हो वो क्वेश्चन आप कमेंट करके हमसे बच्चों पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक चल रही है आपकी क्लास 6 की, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज चल रही है ज्योमेट्री की, कर्व्स। तो बच्चों हम लोगों ने कॉपियों में, ड्राइंग कॉपी में कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं तो अक्सर खींची होंगी। जैसे आपने एक पेंसिल उठाई, ये रेखा खींच दी। बहुत प्रकार से, कई प्रकार से रेखाएं आपने खींची हैं। ये रेखा मान लीजिए खींच दी। कभी कभी आपने क्या करा, आपका मन था आपने स्केल लेके रेखा खींच दी। ऐसा आप बहुत बार कर चुके हैं। तो ये जो आकृतियां हैं बच्चों, ये सब वक्र कहलाती हैं। और यहां पर जो भी आप फ्री हैंड आकृति खींच देंगे बच्चों, वो सब वक्र कहलाएंगी। ये भी वक्र है, ये भी वक्र है और ये भी वक्र है। यहां पर अगर हम पहली और दूसरी आकृति को देखें, या एक और बना देते हैं, मान लीजिए ऐसी, पहली और दूसरी आकृति को देखें तो, और पहली, दूसरी, तीसरी और ये मान लीजिए चौथी, पहली, तीसरी और चौथी आकृति को देखें बच्चों, तो यहां पर पहली, तीसरी और चौथी आकृति में कुछ समानता है कि ये वक्र आपस में कहीं पे काट नहीं रहा है। यहां पे मान लीजिए वक्र की ये एक वक्र गया, इसने आपस में कहीं एक दूसरे को काटा नहीं। किसमें? पहली, तीसरी और चौथी आकृति में। तो बच्चों ये सारे ही सिंपल कर्व कहलाते हैं, सरल वक्र। ऐसे वक्र जो कहीं पे ना काटें वो कहलाते हैं सरल वक्र। और जो दूसरा वाला है, ये वक्र तो है मगर ये सरल वक्र बच्चों नहीं है। तो क्या हुआ, वक्र, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आप वक्र की परिभाषा क्या है कि आप एक समतल पे कोई भी आकृति बना दीजिए, चाहे वो फ्री हैंड हो, चाहे वो सरल रेखाओं से मिलकर बनी हो, वो सारी ही वक्र हैं। गणित में जो सरल रेखाओं से घिरी आकृति वो भी वक्र है, और आपने फ्री हैंड बनाई वो भी वक्र है। वक्र का मतलब अगर हम लोग समझें अपनी भाषा में तो होता है टेढ़ा मेढ़ा। कुछ टेढ़ा मेढ़ा खींच दीजिए, वक्र बन गया। मगर गणित में अगर आप सरल रेखा खींच रहे हैं बच्चों, वो भी वक्र है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं तो वक्र हैं ही। तो वक्र क्या पढ़ा हम लोगों ने? वक्र पढ़ लिया, फिर पढ़ा सरल वक्र। सिंपल कर्व्स क्या है? ऐसे वक्र जो कहीं पे ना काटे वो होंगे सरल वक्र। अच्छा, अब सरल वक्र के बाद आ गया ओपन कर्व्स और क्लोज कर्व। सरल वक्र जो कहीं पे ना काटे, उसके बाद है कि भाई खुले वक्र और बंद वक्र, ओपन कर्व्स और क्लोज कर्व। यहां पर बच्चों आकृति 3 और 4 में जो वक्र दर्शाए गए हैं, ये वक्र है क्लोज्ड वक्र, बंद वक्र। और जो आकृति 1 पे हमने वक्र बनाया है, ये खुला हुआ वक्र है, ओपन कर्व है। ये सब बातें आप नोट भी करते जाइएगा साथ साथ में। तो हम लोगों ने वक्र में अब क्या क्या पढ़ लिया? वक्र की पहले परिभाषा बनी कि भाई समतल में कोई भी आकृति हमने बना दी, चाहे वो सरल रेखाओं से बनी हो, चाहे वो सरल रेखा से ना बनी हो, वो सब वक्र कहलाएंगे। समतल में बनी कोई भी आकृति वक्र कहलाएगी। अब ऐसा वक्र जो एक दूसरे को कहीं पे भी ना काटे, मतलब उस वक्र की जो परिसीमा है, ये वक्र की परिसीमा लाइन है, ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद ना करे, तो वो हो जाएगा सिंपल वक्र, सरल वक्र। और उसके बाद अगर वक्र ऐसा है जो चारों तरफ से बंद है, तो वो होगा चारों तरफ का मतलब आप हर तरफ से बंद होगा तो वो होगा क्लोज्ड कर्व, और कहीं से अगर खुला है तो वो हो जाएगा ओपन वक्र। तो ये तो बात हो गई वक्र की। तो वक्र के बाद अब दूसरे नंबर पे आया बच्चों बहुभुज। तो बहुभुज भी एक वक्र है, मगर ऐसा वक्र जो केवल सरल रेखाओं से मिलकर बना हो, उस वक्र को बच्चों हम लोग बहुभुज कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब यहां पे दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ा है वक्र, और वक्र के बारे में पढ़ लिया कि ओपन वक्र क्या होगा, क्लोज कर्व क्या होगा, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। और इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे कि बच्चों जो बहुभुज है वो क्या है। बहुभुज के लिए हमने आपसे बताया कि जो ऐसा वक्र जो केवल
और केवल सरल रेखाओं से मिलकर बना हो उसको हम बच्चों बहुभुज कहते हैं। तो अब बहुभुज में भी इसको पॉलीगॉन कहा जाता है। तो अब बहुभुज की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि ऐसा वक्र जो केवल सरल रेखाओं से मिलकर बना हो उसको हम लोग कहेंगे बहुभुज। तो बहुभुज के लिए बच्चों, अच्छा, बहुभुज ऐसा क्लोज्ड कर्व होना चाहिए या ऐसा बंद वक्र जो केवल सरल रेखाओं से बना हो। थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ऐसा बंद वक्र जो केवल सरल रेखाओं से बना हो उसको हम बहुभुज कहेंगे। तो बहुभुज के लिए कम से कम बच्चों रेखा होनी चाहिए, रेखाखंड होने चाहिए हमारे पास 3। तो ये बच्चों एक बहुभुज हो गया और जिसमें 3 भुजाएं हैं, और 3 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम तो आप जानते ही हैं, क्या होता है? त्रिभुज होता है, हम सभी जानते हैं। तो मतलब ऐसा बंद वक्र जो केवल और केवल सरल रेखाओं से ही मिलकर बना हो उस वक्र को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उस वक्र को हम लोग कहते हैं बहुभुज, पॉलीगन। 4 भुजाओं वाला बहुभुज, 5 भुजाओं वाला बहुभुज। अच्छा, तो अब बहुभुज के बाद एक फिगर जरा और बना देते हैं, फिर आगे जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाएंगे कि बहुभुज के बच्चों शीर्ष क्या होते हैं, उसकी आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, उसके विकर्ण क्या होते हैं, उसकी भुजाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले जल्दी से इसकी लेबलिंग कर देते हैं, इसके नाम दे देते हैं। तो ये कुछ बहुभुज हमने बनाए हैं बच्चों। तो हमने बताया था कि इनके नाम देने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, A B C। मान लीजिए नाम दे रहे हैं D E F G H I J K L। तो हम लोग अब बहुभुज अर्थात पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं। सबसे नंबर 1 बच्चों बहुभुज की भुजाएं। तो बहुभुज को जब आप देखेंगे तो सरल रेखाओं से मिलकर बना होगा और एक रेखाखंड जो होगा वही बहुभुज की भुजाएं होंगी। जैसे मान लीजिए पहला बहुभुज है, इसमें हम आपसे कहें कि भाई भुजाओं के नाम लिख दीजिए। तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी होगी? एक भुजा इसकी AB है, दूसरी भुजा इसकी BC है और तीसरी भुजा इसकी CA है। उसी प्रकार से बच्चों इसमें भुजाएं क्या होंगी? इसमें 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा का नाम क्या हो गया? DE, दूसरी भुजा EF, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। EF के बाद FG और FG के बाद अंतिम जो इसकी भुजा है वो GD। इसमें 4 भुजाएं हैं। इन भुजाओं का नाम आप स्वयं लिख लीजिएगा। तो ये हो गई बहुभुज की भुजाएं। भुजाओं के बाद आया अगला टॉपिक शीर्ष का, कि बच्चों बहुभुज के शीर्ष क्या होते हैं। बहुभुज है क्या? बहुभुज एक बंद सरल, एक सिंपल कर्व है बच्चों, सिंपल क्लोज्ड कर्व है और जो केवल स्ट्रेट लाइंस मीनिंग सरल रेखाओं से मिलकर बना हो उसी को हम बहुभुज कहेंगे, पॉलीगॉन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में इसको। तो इसके शीर्ष क्या होंगे? जो बच्चों भुजाओं के जो अंत बिंदु हैं वही इसके शीर्ष हैं। देखिए पहली भुजा AB है, इसका एक अंत बिंदु A है, एक B है, तो एक शीर्ष A हो गया, दूसरा B हो गया। दूसरी भुजा BC है, तो इसका एक अंत बिंदु B है, एक C है, तो एक शीर्ष B हो गया, एक C हो गया। तो B को तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो B को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, शीर्ष C हो गया। दूसरी भुजा AC है, इसमें भी एक बिंदु C, एक बिंदु A, तो A और C शीर्ष हो गए, दोनों ही पहले ही आ चुके हैं। तो यानी इस त्रिभुज के शीर्ष क्या हो गए? A, B और C। तो शीर्ष की परिभाषा आपसे कहे तो आप कैसे लिखेंगे कि किसी बहुभुज की भुजाओं के अंत बिंदु ही शीर्ष कहलाते हैं। अब जैसे यहां पे शीर्ष लिखना चाहें तो आप शीर्ष लिख सकते हैं। यहां पे शीर्ष क्या होंगे देखिए जरा, D E F G। D कॉमा जरूर लगाइएगा क्योंकि शीर्ष बिंदु है, D E F G। ये बच्चों इसके शीर्ष हो गए दूसरे वाले बहुभुज के। इसमें 4 भुजाओं से घिरा बहुभुज है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके नाम क्या होते हैं। ये 5 भुजाओं से घिरा बहुभुज है, पंचभुज। इसके भी शीर्ष क्या होंगे? L H I J K, ये इसके शीर्ष बच्चों हो सकते हैं। अब शीर्ष के बाद आ गई बात आसन्न भुजाओं की, इतना नोट कर लीजिएगा, इसको जरा इरेज कर दे रहे हैं हम। शीर्ष के बाद अब बात आती है आसन्न भुजाओं की, इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। शीर्ष हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे C नंबर, आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स। तो अब इसकी आसन्न भुजाएं बच्चों एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, इस पे जरा दिमाग लगाया जाए। तो आसन्न भुजाएं बच्चों वो भुजाएं होंगी बहुभुज में जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष कॉमन हो। अब देखिए जरा, त्रिभुज की भुजाएं हमने पिछली बार लिखी थी AB BC CA। अगर हम AB और BC को देखें, AB भुजा और BC भुजा,
तो इसमें बच्चों शीर्ष बी उभयनिष्ठ है, ए बी में भी शीर्ष बी आ रहा है और बीसी में भी शीर्ष बी आ रहा है, इसलिए पहला जोड़ा हो गया इस त्रिभुज ए बी सी में आसन्न भुजाओं का ए बी कॉमा बी सी। और कितने जोड़े हो सकते हैं जरा देखिए, सी बी और सी ए को देखें तो देखिए जरा बच्चों, बी सी चाहे सी बी लिखे या बी सी फर्क नहीं पड़ता, बी सी और सी ए ये आसन्न भुजाओं का ये भी अगला जोड़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए भुजा बी सी में भी बिंदु सी है और भुजा सी ए में भी बिंदु सी है, अर्थात शीर्ष सी दोनों भुजाओं में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए ये हो गया आसन्न भुजाएं। अच्छा, इसके बाद कोई और जोड़ा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जिसमें ए उभयनिष्ठ हो तो ये हो जाएगा ए बी कॉमा ए सी। तो अगला जोड़ा आसन्न भुजाओं का हो गया ए बी कॉमा ए सी। तो त्रिभुज में आसन्न भुजाओं के कितने जोड़े हो गए? 4 जोड़े। अब जरा चतुर्भुज में लिखने का प्रयास करते हैं, एडजेसेंट साइड्स कितनी हो सकती हैं? देखिए आप स्वयं लिख लेंगे। पहले मान लीजिए डी को अगर उभयनिष्ठ बनाना है तो डी, या ई को उभयनिष्ठ बनाना है तो डी और ई एफ ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, बहुत आसान तरीका है। ई बीच में आना चाहिए तो डी ई कॉमा ई एफ, ये पहला जोड़ा हो गया आसन्न भुजाओं का। अगला जोड़ा क्या हो सकता है? अब एफ को उभयनिष्ठ बनाना है तो ई एफ कॉमा एफ जी, देखिए जरा बोर्ड पे ध्यान से, तो ये आसन्न भुजाओं का अगला जोड़ा हो गया ई एफ कॉमा एफ जी। अगला जोड़ा क्या होगा? अब हम जी को उभयनिष्ठ बनाएंगे तो एफ जी, हम कैसे लिख रहे हैं पता चल रहा होगा आपको, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एफ जी कॉमा जी डी, ये तीसरा जोड़ा आसन्न भुजाओं का हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब की बार डी उभयनिष्ठ हो रहा है तो जी डी कॉमा डी, अब इन दोनों भुजाओं में डी कॉमन है तो ये आसन्न भुजाओं का अगला जोड़ा हो गया। तो बच्चों त्रिभुज में आसन्न भुजाओं के कितने जोड़े मिले हमें? 3। चतुर्भुज में कितने मिले? 4। इसी प्रकार से पंचभुज में आपको 5 जोड़े आसन्न भुजाओं के मिल जाएंगे, आप स्वयं उसको नोट कर लेंगे। अब बच्चों आसन्न भुजाओं के बाद आ गया आसन्न शीर्ष, एडजेसेंट वर्टिसेस। तो ये एडजेसेंट साइड्स आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब डी नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई आसन्न शीर्ष क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं। वर्टेक्स का प्लूरल बच्चों वर्टिसेस होता है, एक से अधिक अगर शीर्ष है तो वर्टिसेस कहलाएंगे। फिर तो अब ये आ गई एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होंगे बच्चों? किसी बहुभुज में जो किसी भी एक भुजा को आप चूज कर लीजिए, उसके जो अंत बिंदु होंगे वही बच्चों आसन्न शीर्ष होंगे। जैसे मान लीजिए हमने भुजा ए बी चूज करी तो ए बी के अंत बिंदु क्या है? ए कॉमा बी, तो ए और कॉमा बी आप ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या हो गए? ये हो गए आसन्न शीर्ष। किसके आसन्न शीर्ष हो गए? पहला बहुभुज जो हमने लिखा है वो त्रिभुज है ए बी सी, उसके आसन्न शीर्ष हो गए। तो आसन्न शीर्षों का पहला जोड़ा क्या हुआ? ए कॉमा बी। उसी तरह से अगर आप भुजा बी सी चूज करेंगे तो इसके अंत बिंदु क्या है? बी और सी, तो बी कॉमा सी ये आसन्न शीर्ष हो गए। उसी तरह से अगर आप ए सी भुजा चूज करिए तो सी और ए, तो सी और ए ये आसन्न शीर्ष हो गए, एडजेसेंट वर्टिसेस। तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है बच्चों? कि किसी भी भुजा के जो अंत बिंदु होंगे वही आसन्न शीर्ष हो गए। जैसे ए बी के अंत बिंदु क्या है? ए और बी, तो ए और बी आसन्न शीर्ष है। बी सी के अंत बिंदु क्या है? बी और सी, तो बी और सी आसन्न शीर्ष है। इसी प्रकार से सी और ए आसन्न शीर्ष है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। इसी प्रकार से आप चतुर्भुज में भी अब आसन्न शीर्ष लिख लेंगे। जैसे डी कॉमा ई पहला जोड़ा हो गया, ई कॉमा एफ दूसरा जोड़ा, एफ कॉमा जी तीसरा जोड़ा, जी कॉमा डी चौथा जोड़ा। इसी प्रकार से 5 जोड़े आएंगे, एल कॉमा एच पंचभुज में पहला जोड़ा आसन्न शीर्षों का, फिर एच कॉमा आई दूसरा जोड़ा, फिर आई कॉमा जे तीसरा जोड़ा, फिर जे कॉमा के चौथा जोड़ा और फिर के कॉमा एल 5वां जोड़ा। इस प्रकार से 5 जोड़े आपको आसन्न शीर्ष भी बच्चों मिल जाएंगे। तो अब आसन्न शीर्ष के बाद आता है विकर्ण। अच्छा, अब आसन्न शीर्ष के बाद आ गया अगला पॉइंट डायगोनल्स का। विकर्ण ये बड़ा जरूरी टॉपिक है, हालांकि सभी जरूरी है आपके समझने के लिए। तो ई नंबर पे अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल्स की। विकर्ण क्या होते हैं? तो बच्चों किसी भी बहुभुज में अगर आप उन शीर्षों को मिला दें जो आसन्न नहीं है तो जो रेखाखंड हमें प्राप्त होगा उसको बोलेंगे हम विकर्ण या डायगोनल्स।
फिर से सुनिए जरा धीरे धीरे और लिख लीजिए कि किसी बहुभुज के उन शीर्षों को मिलाने पर जो आसन्न नहीं है प्राप्त होने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण में आप देखिए जरा, यहां पर हम पहले अगर बहुभुज की बात करें ए बी सी में, तो ऐसे शीर्ष हमें मिल सकते हैं क्या जो आसन्न नहीं है। जैसे ए और बी ये शीर्ष है दोनों, मगर ये आसन्न है क्योंकि एक ही रेखा के ये दो अंत बिंदु हैं। इसी तरह से बी और सी भी आसन्न है, इसी तरह से सी और ए भी आसन्न है। इसका मतलब त्रिभुज में बच्चों कोई भी विकर्ण संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि त्रिभुज में कोई भी आसन्न शीर्ष है ही नहीं, तो इसलिए त्रिभुज में बच्चों कोई भी विकर्ण संभव नहीं है। आप लिख लेंगे त्रिभुज में जो पहला बहुभुज है त्रिभुज, उसमें कोई भी विकर्ण संभव नहीं है। अब आते हैं जरा दूसरे वाले चार भुजाओं वाले बहुभुज में, क्वाड्रिलेटरल, इसको चतुर्भुज भी कहा जाता है। इसके प्रकार अभी हम आगे आपको वीडियो में पढ़ाएंगे। यहां पे देखिए जरा, डी और ई आसन्न शीर्ष है, डी और एफ क्या आसन्न है शीर्ष? नहीं है बच्चों। इसका मतलब डी एफ इसका एक विकर्ण कहलाएगा। तो आप ऐसे शीर्षों को जोड़ दीजिए जो आसन्न नहीं है, तो जो मिलने वाला रेखाखंड है वो उसका विकर्ण कहलाएगा। तो यहां पर पहला विकर्ण क्या हो गया बच्चों? पहला विकर्ण हो गया डी एफ। आप देखते हैं जरा और विकर्ण भी मिल सकते हैं क्या? अब ई को चूज करिए, ई के साथ डी और एफ ये दोनों इसके आसन्न शीर्ष हैं। अगर आप ईडी को देखेंगे तो एक ही सरल रेखा के दो अंत बिंदु हैं, और ईएफ को देखेंगे तो भी एक ही सरल रेखा के दो अंत बिंदु हैं। अब इसके अगर हम जी को देखें तो जी बच्चों, ई और जी ये आसन्न शीर्ष नहीं है, इसलिए जब हम ईजी को मिला देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा एक विकर्ण। तो यहां पर ईजी एक विकर्ण हो गया। तो चतुर्भुज में भुजाएं कितनी है? चार, तो विकर्ण कितने हो गए? दो। अभी हम लोग अगर और आगे ऐसे ही पंचभुज के बाद षष्ठभुज बनाए, सात भुजाओं वाली आकृति बनाए, तो एक निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या में क्या संबंध है, वो आप हमें स्वयं वीडियो में कमेंट करके बताइए, अगर कोई बच्चा निकाल पाए तो, नहीं तो फिर अगली बार हम बताएंगे। अब इसको देखते हैं जरा, पंचभुज में हम विकर्ण बनाना चाहें तो अब हम ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है उनको मिलाते हैं जरा। तो पहला हो गया एल आई, देखिए ध्यान से जरा, पहला विकर्ण क्या हो गया? एल आई। एल को अगर चूज किया, एच को चूज करिए तो जे इसके सामने आ रहा है, मतलब आसन्न नहीं है। एच के साथ एल और आई आसन्न है, एच के साथ जे आसन्न नहीं है, तो एच जे ये इसका अगला विकर्ण हो गया। उसके बाद जे को चूज करिए तो जे के साथ, अब अगर हम एल को देखें तो एल भी बच्चों जे के साथ आसन्न नहीं है। देखिए ध्यान से जरा, जे के साथ आसन्न कौन कौन से? आई और के। तो हम जे एल को भी मिला सकते हैं, तो जे एल को मिला लिया तो ये बच्चों हमारे पास जे एल अगला विकर्ण हो गया। उसके बाद अगर हम एच को ही देखें, एच को चूज करें, अगर एच के साथ के को भी मिला सकते हैं तो भी बच्चों एक विकर्ण हमें प्राप्त हो जाएगा। एच के साथ के को मिला लिया तो एच के भी एक विकर्ण हो गया। चलिए अब क्रम कहीं से भी लिख दें, कोई फर्क नहीं है। तो एच के भी एक विकर्ण हमें प्राप्त हो गया है। अब और देखते हैं क्या और विकर्ण मिल सकते हैं क्या? के साथ आई को मिलाने से भी एक विकर्ण मिल जाएगा। हाँ बच्चों, के साथ अगर हम आई को मिला दें तो भी हमें एक विकर्ण बच्चों प्राप्त हो सकता है। तो के आई भी एक विकर्ण है। तो अब देखिए जरा, प्रत्येक शीर्ष से दो विकर्ण हमें मिल गए। एल के साथ एल आई और एल जे, एच के साथ एच के और एच जे, आई के साथ आई एल और आई के, और बाकी जे के साथ जे एच और जे एल। ये सब विकर्ण हमें प्राप्त हो गए हैं। सारे नाम हमने लिख दिए हैं, कोई एक आध छूट गया हो तो आप लिख लीजिएगा, एक बार चेक कर ले रहे हैं बच्चों। एल आई और एल जे, एल आई और एल जे लिख चुके हैं। ये एल आई हो गया, ये जे एल हो गया। इसको एक बार दोबारा कन्फर्म करके लिख जरूर लीजिएगा सही से। 1 2 3 4 5 6 है, कोई हमने 5 लिख लिए हैं शायद, और छठा नहीं लिखा है, तो भले ढूंढते हैं जल्दी से कौन सा नहीं लिखा है। एल आई हो गया है, हाँ एल आई हो गया, एच जे हो गया, एच जे भी चलिए हो गया, एच जे के बाद जे एल हो गया है, हाँ जे एल भी चलिए हो गया, एच के हो गया है, एच के भी देखिए हो गया, एच के बाद के आई भी बच्चों हो गया। अब कौन सा बच रहा है विकर्ण? कोई बच रहा है क्या? देखिए जरा, कोई विकर्ण बचो
कि सारे हो गए हैं, सारे ही हो गए हैं, 1 2 3 4 और ये पांचों विकर्ण बच्चों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये पंचभुज था, इसमें विकर्ण आपके आ गए हैं, सारे हमने लिख दिए हैं। इस प्रकार से आप आगे और बहुभुज बनाएंगे और उसमें विकर्णों को छांट के लिख लेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।